वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। टारगेट रहेगा EMRS टीयर 1 पेपर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट का ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इसी से हम डायरेक्टली देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या बातें की गई हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एजुकेशन क्या है। हमारी एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन फंडामेंटल होता है, बहुत ही बेसिक्स होते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है बेसिक चीज़ें सिखाना ताकि फुल ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव किया जा सके। ह्यूमन पोटेंशियल का मतलब है कि ह्यूमन बींग्स को कैपेबल बनाया जा सके किसी भी काम को करने के लिए, और एक इक्विटेबल डेवलपमेंट हो उसके। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उसको कुछ डेवलपमेंट मतलब उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली खुद को डेवलप करने के लिए, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए। इसलिए डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए और सोसाइटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि नेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। ये होती है हमारी एजुकेशन। अब देखो, जो ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे गोल 4 में। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है या लाई गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, देखो जो हमारा डेवलपमेंटल एजेंडा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा था एजुकेशन के अंदर, कि हम एजुकेशन को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स की तरह यूज़ करेंगे, वो कब अडेप्ट किया गया था? वो 2015 में अडेप्ट किया गया था। ठीक है, कौन सा एजेंडा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा एजुकेशन के अंदर इंडिया में 2015 में क्या किया गया था? अडेप्ट किया गया था, ताकि क्या कर सके, इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्विटेबल क्वालिटी लाई जा सके एजुकेशन के अंदर। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि लड़कियों को भी उसी स्कूल में पढ़ाओ, हैंडीकैप्ड को भी उसी स्कूल में पढ़ाओ, नॉर्मल बच्चों को भी उसी स्कूल में पढ़ाओ। इंक्लूजन करो। ठीक है, हर कोई एक ही नॉर्मल स्कूल में पढ़ेगा। इक्विटेबल क्वालिटी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, या जो एफिलिएटेड स्कूल हैं उन सब में इक्वल क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन की। एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बाय 2030। और ये लाया गया कि सबको लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और ये जो गोल है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल, इसको कब तक अचीव करने की बात रखेगी? 2030 तक। कब? 2030 तक। सच ए लॉफ्टी गोल विल रिक्वायर द एंटायर एजुकेशन सिस्टम टू बी रिकन्फिगर्ड टू सपोर्ट एंड फोस्टर लर्निंग। अब देखो, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने रखा और इसका टारगेट रखा 2030। ठीक है, और ये आइडिया कब अडेप्ट किया गया? 2015 में। तो अब इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, या जो पहला एजुकेशन सिस्टम है उसको कन्फिगर्ड किया जाएगा, उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि अच्छे से लर्निंग करवाई जा सके और अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसको 2030 तक क्या कर दिया जाए? अचीव कर लिया जाए। यहाँ पे बात की गई है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों लेके आई गई। ठीक है, अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड है उसमें बार बार क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। वर्ल्ड इज चेंजिंग। कैसे चेंज हो रहा है? कि भाई हमारे साइंटिफिक लिए भी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांसमेंट हो रही है, नई नई मशीन आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है ना। तो जो जॉब है, अनस्किल्ड जॉब है, वो स्किल्ड हो रही है क्योंकि मशीन उनका काम करने लग गई। ठीक है, मैथमेटिक्स भाई एडवांस हो गया, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस आ गई है। ठीक है, ऊपर से हमारा क्लाइमेट पोल्यूशन हो गया है, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए हैं। ठीक है, वो तो हमें कैसे लेबर्स चाहिए? हमें स्किल्ड लेबर चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में, एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट साइंस में, सोशल साइंस में, ताकि हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सके और जो टेक्नोलॉजी है उसका भी अच्छे से यूज़ कर सके। फिर एपिडेमिक भी आ गया ना, इन्फेक्शियस डिजीज इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है कि हमें वैक्सीन भी डेवलप करनी है, सोशल इश्यूज़ को भी फाइट करना है। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेके आना है जो ह्यूमैनिटीज़ को ग्रो करे, जो आर्ट को ग्रो करे, जो कल्चर को ग्रो करे और जो हमारे रिसोर्सेज को सेव कर सके। और हमारी जो बढ़ रही है, जो ये हमारी नेचर इतनी डैमेज हो रही है, उसके लिए कोई सोल्यूशन लेके आ सके। तो उसके लिए क्या सोचा गया कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्रिटिकल कि जो चिल्ड्रन जो हैं वो ऐसे तैयार किए जाएं कि वो सिर्फ ये ना सीखें कि हमें सीखना है। चिल्ड्रन नॉट ओनली लर्न, वो सिर्फ सीखें ही ना, बल्कि वो ये सीखें कि हमें कैसे सीखना है। अगर कोई बच्चा ये सीख गया कि मेरे को कैसे सीखना है या मेरे को कैसे कोई चीज़ करनी है, तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आएगा, अलग अलग वो चीज़ें डेवलप करेगा या अलग अलग आइडियाज़ लेके आएगा। ठीक है, जिनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप अपनी अर्थ को बचाने के लिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए।
अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए बच्चों में ये थिंकिंग लेके आनी है, हमें सिर्फ बच्चों को सिखाना ही नहीं है, हमें बच्चों को ये सिखाना है कि कैसे सीखा जाता है। तो इसीलिए जो एजुकेशन पॉलिसी की नीड महसूस करी गई, क्योंकि अब हमें एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जो किसके टुवर्ड्स मूव कर रही हो, जो जिसमें कंटेंट की कम बात की गई हो बट लर्निंग की ज़्यादा बात की गई हो, और लर्निंग में भी ये बात की गई हो कि कैसे क्रिटिकली सोचना है, कैसे प्रॉब्लम सोल्व करनी है, कैसे क्रिएटिव बनना है, कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आना है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये है कि बच्चे को ये भी पता हो, मतलब साइंस का भी पता हो, उसको बायोलॉजी का भी पता हो, उसको टेक्नोलॉजी का भी पता हो। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर सब तरह की नॉलेज हो, उसको अपनी बॉडी का भी पता हो, उसे न्यूट्रिशन का भी पता हो कि भाई मेरे को क्या खाना है, मेरे को रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ज्योग्राफी का भी पता हो। ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होनी चाहिए, और कैसे बच्चा इनोवेट करे, कैसे अलग अलग चीज़ों में अडप्ट करे, और नए मटेरियल को, जैसे AI आ रहा है तो उसको कैसे एब्जॉर्व करे, उसके साथ कैसे काम करे। ठीक है, और कैसे जो भी फील्ड चेंज हो रहे हैं उनमें कैसे कोप आउट करें। तो पेडागोजी इस तरह की होनी चाहिए कि एजुकेशन ज़्यादा एक्सपीरियंशियल बन जाए, बच्चों के लिए प्रैक्टिकल बन जाए। ठीक है, वो करके सीखें, होलिस्टिक हो, हर तरह से बच्चों की डेवलपमेंट करे, और इंटीग्रेटेड हो, एक सब्जेक्ट दूसरे से मैच करता हो ताकि बच्चे को अलग अलग चीज़ें सीखने में इतना टाइम ना लगे, इंटर रिलेटेड हो, इंक्वायरी ड्रिवन क्वेश्चन होने चाहिए ताकि बच्चे के माइंड में नए नए आइडियाज़ आए, डिस्कवरी ओरिएंटेड होना चाहिए, लर्नर सेंटर होना चाहिए, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए एजुकेशन, डिस्कशन के बेस पे होनी चाहिए, और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और इंजॉयबल होनी चाहिए। तो ये सब महसूस किया गया कि ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिसके बाद हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी की, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आई गई, और क्या अचीव करने के लिए हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, जिसको 2015 में अडॉप्ट किया था इंडिया ने, उसको अचीव करने के लिए हमारी 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी, जो कि क्या है, एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आई गई। देखो, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि जो एजुकेशन है वो कोग्निटिव कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ कोग्निटिव कैपेबिलिटीज़ ही नहीं डेवलप करनी चाहिए, बल्कि फाउंडेशनल कैपेसिटी, बच्चों की पढ़ने की, लिखने की, कंप्रीहेंशन की कैपेसिटी, उनके नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने की, जैसे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब करने की कैपेसिटी, उनकी हायर ऑर्डर कोग्निटिव कैपेसिटी, थिंकिंग की, डिस्कवरी की, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कैपेबिलिटी बच्चों में डेवलप करनी है, ये बोलती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बट वो ये भी बोलती है कि बच्चे में सिर्फ ये कोग्निटिव कैपेबिलिटीज़ ही नहीं आनी चाहिए, सिर्फ उसको पढ़ना और लिखना या उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना ही नहीं आना चाहिए, सिर्फ उसमें क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ही डेवलप नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चा सोशली, एथिकली और इमोशनली भी डेवलप होना चाहिए। तो एजुकेशन पॉलिसी में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ऑप्शन दे दिए जाए आपको बहुत सारे, और उसमें पूछा जाए कि इनमें से कौन सा हमारा एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे कोग्निटिव कैपेसिटी भी डेवलप करनी है, फाउंडेशनल कैपेसिटी भी डेवलप करनी है, कोग्निटिव कैपेसिटीज़ में जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डेवलप करनी है, और वो बच्चे को सोशली, एथिकली और इमोशनली भी डेवलप करना है। और चारों ऑप्शन में होगा तो हम क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज, कि हम इन सब को ही डेवलप करेंगे बच्चे के अंदर। ठीक है, अब हमारा जो फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी है या एशियंट हेरिटेज देखें हम अपने एजुकेशन का, तो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में हम देखें या नॉलेज को गेन करने के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया बात करती है परस्वेट ऑफ नॉलेज की, जिसको जनन या ज्ञान बोला जाता है, विजडम प्रज्ञा बोला जाता है, ट्रुथ सत्य बोला जाता है। इसको हमारी इंडियन फिलोसफी में और इंक्लूड करने के लिए बोला जाता है। हमारी एशियंट फिलोसफीज़ के बारे में बात करती है कि जब इंसान बड़ा होगा, डेवलप होगा और एक ह्यूमन बनेगा तो उसके अंदर नॉलेज भी हो, विजडम भी हो और सच्चाई भी हो, ट्रुथ भी हो। ठीक है, अब हमारी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन जाने जाते हैं, हमारी इंडिया में हर जगह से लोग आते थे पढ़ने। तो क्यों आते थे? क्योंकि हमारा एशियंट जो इंस्टीट्यूशन था वो वर्ल्ड क्लास था एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। जैसे तक्षशिला की बात करें, नालंदा की बात करें, विक्रमशिला की बात करें, वल्लभ
की बात करें तो ये हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं इंडियन एजुकेशन का, जिसमें अब पहले भी क्या अपनाया गया था, मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग होती थी, रिसर्च होती थी, बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पे होते थे, पढ़ने आते थे, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से आते थे। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ने, एशियंट एजुकेशन सिस्टम की भी बात करें तो बहुत सारे स्कॉलर्स को प्रोड्यूस किया है, जैसे चरक को, सुश्रुता को, आर्यभट्ट को, वरम मिहिर को, है ना, भास्कराचार्य को, ब्रह्मगुप्ता को, चाणक्य को, चक्रपाणी दत्ता को, माधव को, पाणिनि को, पतंजलि को, नागार्जुन को, गौतमा, पिंगला, शंकरदेव, ठीक है, मैत्री, गार्गी, तिरुवल्लुवर, ठीक है, इन सब ये सारे क्या है, स्कॉलर्स हैं जो हमारे एशियंट एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही बने और इतने प्रसिद्ध रहे, ठीक है, इतने अलग अलग फील्ड में इन्होंने काम किया जिसको आज हम पढ़ते हैं, जिसको आज हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि हम इसी तरह का अप्रोच लेके आएंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आएंगे, बच्चे के अंदर सारी कैपेबिलिटी यहाँ पे लेके आएंगे और टीचर को भी सेंटर माना गया यहाँ पे नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू कि टीचर फंडामेंटल रिफॉर्म ला सकता है एजुकेशन में, इसीलिए यहाँ पे टीचर को भी हर लेवल पे डेवलप करने की बात की गई है और ये बोला गया है कि बेस्ट और टेस्ट टीचर को ही टीचिंग प्रोफेशन में लेके आया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे उनका कोई भी रेजिडेंट है, वो किसी भी को, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर वो डिसएडवांटेजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं या इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, सोशली कमज़ोर हैं, फिर भी उनको इक्वल एजुकेशन दी जाएगी, उनको इंक्लूड किया जाएगा सेम स्कूल्स में और उनको सोशल मोबिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो एजुकेशन अच्छे से गेन कर सके। पहली एजुकेशन पॉलिसी हमारी कब आई थी? सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारी 1968 में, उसके बाद आई थी 1986 में, जिसको मॉडिफाई किया गया था हमारा एनओपी के थ्रू, ठीक है, 1992 में। उसके बाद 1992 के बाद एक आया था हमारा कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो बात करता था कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी जब तक वो 14 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद जो भी एजुकेशन में रिफॉर्म आया है वो यही आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 का ही जो रिफॉर्म है वही आया है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो देखते हैं हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। देखो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है, ये बोलती है कि हम बच्चों को एक्शन वाइज भी डेवलप करेंगे, उनके अंदर कंपैशन भी लेके आएंगे, एम्पैथी भी लेके आएंगे, करेज और रेजिलियंस भी लेके आएंगे और उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर भी लेके आएंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करती है कि बच्चों में एक्शन वाइज भी डेवलप करना है, कंपैशन भी लेके आना है, एम्पैथी भी लेके आनी है, करेज भी लेके आना है, रेजिलियंस भी लेके आनी है और साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करना है। पर प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि भाई हमने जो पढ़ा है उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, NEP 2020 स्टेट्स दैट एजुकेशन मस्ट डेवलप नॉट ओनली कोग्निटिव कैपेसिटी बट ऑल्सो। देखो अभी हमने पढ़ा कि कोग्निटिव कैपेसिटी जो डेवलप करनी ही है, उसके अलावा क्या डेवलप करना है, मोटर एंड मस्कुलर स्किल, सोशल एथिकल इमोशनल कैपेबिलिटीज, लैंग्वेज एंड आर्टिस्टिक कैपेसिटीज, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कैपेसिटीज। तो हमने क्या पढ़ा है, सोशली भी डेवलप करना है, एथिकली भी डेवलप करना है और इमोशनल कैपेबिलिटीज भी डेवलप करनी है, यही हमारे टेक्स्ट के अंदर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की जो बात की गई है, विजडम की जो बात की गई है, ट्रूथ की बात की गई है, ये कंसीडर करते हैं हाईएस्ट पर्पस ऑफ एजुकेशन। किस में ये इंक्लूड करा जाता है, एशियंट हमारा जो इंडिया है उसमें जब हमारा फिलोसफिकली या एजुकेशन के बारे में बात की जाती है या फिलोसफी की जब बात की जाती है, एजुकेशन फिलोसफी की जब बात की जाती है, तो उसमें इन तीनों चीज़ों के बारे में बात किया गया कि नॉलेज, विजडम और जो हमारा ट्रूथ है वो ही शेप करता है एक इंसान को और उसकी होल डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ एशियंट इंडिया आर मैंशनड एज सेंटर ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। तो इसमें हमने कई इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, जैसे तक्षशिला की बात की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की थी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग जिन्होंने प्रोवाइड करी थी एशियंट इंडिया में, वो इंस्टीट्यूट्स हैं। नेक्स्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फेसाइजेज रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरी बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन। नेशनल एजुकेशन एम्फेसाइज करती है कि हम बहुत ही अच्छे और ब्राइटेस्ट टीचर्स को लेके आएंगे। किसके साथ लेके आएंगे, ऑटोनॉमी के साथ, डिग्निटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ लेके आएंगे, ठीक है।
ताकि लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट और डिग्निटी, ऑटोनॉमी बनी रहे। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम करती है कि इक्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी सभी स्टूडेंट्स पे विद स्पेशल फोकस ऑन, स्पेशल फोकस किस पे किया जाएगा, हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप पे और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके, इक्विटी लेके आई जा सके एजुकेशन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसीडर्स एजुकेशन एज द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग, ये बेस्ट टूल है क्या अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी को अचीव करने के लिए ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये बेस्ट टूल है। नेक्स्ट है द पॉलिसी एम्स एट प्रोड्यूसिंग इंगेज्ड, प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स टू बिल्डिंग ए और एन सोसाइटी। किस तरह की सोसाइटी बिल्ड होगी अगर हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंगेज्ड, प्रोडक्टिव और कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इक्विटेबल सोसाइटी होगी, इंक्लूसिव सोसाइटी होगी और कैसे सोसाइटी होगी, प्लूरल सोसाइटी होगी। नेक्स्ट है एनईपी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। किस क्लास तक आएगी जो हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है पर यहाँ पे ग्रेड 3 तक आएगी। ठीक है, देखते हैं एक बार हमारी एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सबसे पहले प्रिंसिपल्स की। ठीक है, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये क्या करेगी, इंगेज करेगी। इट एम्ड एट प्रोड्यूसिंग इंगेज्ड, प्रोडक्टिव, कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स क्या बिल्ड करने के लिए, इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी बिल्ड करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस किया अभी। फिर ये बात करती है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारा टारगेट है, जो हमें अचीव करना है बाय इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, देखो कौन कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पे, क्या क्या, जस्ट ए मिनट। फर्स्ट प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। जो भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, आर्ट की कैपेबिलिटी है आर्ट को डेवलप करो, स्पोर्ट की कैपेबिलिटी है स्पोर्ट को डेवलप करो, नॉन एकेडमिक स्पेयर में उसके अंदर कोई क्वालिटी है उसको डेवलप करो। अकॉर्डिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ऑल स्टूडेंट बाय द ग्रेड 3। जब वो थर्ड क्लास में नहीं आ जाते, थर्ड ग्रेड में नहीं आ जाते, तब तक उनको फाउंडेशनल लिटरेसी आनी चाहिए। फाउंडेशनल लिटरेसी में यहाँ पे रीडिंग आती है, राइटिंग आती है और कंप्रीहेंशन आता है। ठीक है, और न्यूमरेसी में क्या आती है, जो हमारे कैलकुलेशंस होती हैं जैसे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे बच्चे को नॉर्मली करने आ जाने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चा कुछ भी चूज़ कर सके। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर सके, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सके, कोई भी टैलेंट चूज़ कर सके। नो हार्ड सेपरेशन, आर्ट में, साइंस में, जैसे हम पहले पढ़ते थे 10+2 वाले सिस्टम में, 10+2 वाले सिस्टम में जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में था, जिसमें हम +1 और +2 में क्या पढ़ते थे कि आर्ट अलग सब्जेक्ट है आर्ट के। ठीक है, कॉमर्स के अलग हैं, साइंस के अलग हैं। ठीक है, फिर मेडिकल और नॉन मेडिकल के अलग हो जाते थे। तो यहाँ पे हार्ड सेपरेशन नहीं होगा, आर्ट वाला बच्चा साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है, साइंस वाला मतलब मिक्स मैच करके यहाँ पे ले सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पे लेके आया गया है, होलिस्टिक एजुकेशन की गई है ताकि बच्चा साइंस में भी डेवलप कर सके, सोशल साइंस में भी, आर्ट्स में भी, ह्यूमैनिटीज़ में भी और स्पोर्ट्स में भी। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है। पहले क्या करते थे, क्रैमिंग करने पे, रोट लर्निंग पे ध्यान दिया जाता था। अब क्या होगा, कंसेप्ट उसको समझ में आना चाहिए ताकि वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करे उसको वो पता हो। ठीक है, प्रैक्टिकली उसको चीज़ें करनी आनी चाहिए। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि बच्चा लॉजिकल रीजनिंग सीखे और वो प्रॉब्लम सोल्व कर सके ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके और इनोवेशन में पार्टिसिपेट कर सके। एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी लेके आए जाएंगी बच्चे में, जैसे एम्पैथी या दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, या फिर हम स्वच्छ भारत अभियान की तरह उसको क्लीनलीनेस सिखाएंगे, कोर्ट से या डेमोक्रेटिक स्पिरिट उसके अंदर डेवलप करेंगे। ठीक है, सर्विस की इच्छा उसके बच्चों के अंदर डेवलप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, रिसर्च में बच्चे पार्टिसिपेट ले तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना बच्चों में। ठीक है, ये सारे इक्वलिटी एंड जस्टिस की तरफ हम बच्चों को लेके जाएंगे, मतलब उनकी मोरल एथिकल डेवलपमेंट करेंगे या ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में डेवलपमेंट करेंगे, उनको एक अच्छा सिटीजन बनाने में हम मतलब यहाँ पे कोशिश करेंगे बनाने की। प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुत सारी लैंग्वेज, जैसे मदर टंग की बात करी जाती है यहाँ पे कि मदर टंग में या रीजनल या लोकल लैंग्वेज में उनको यहाँ पे
इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी क्लास 5 तक। फिर उसके बाद उनको कोई भी हमारी इंडियन लैंग्वेज जैसे संस्कृत है, हिंदी है, वो सिखाई जाएगी और एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो मल्टीलिंगुअलिज्म आएगा यहाँ पे, ताकि बच्चे बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकें। लाइफ स्किल जैसे कम्युनिकेशन डेवलप होगा, कोऑपरेशन, टीम वर्क और रेजिलियंस। उनके रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट होती रहेगी, जैसे FA1 होते हैं, यहाँ पे यूनिट टेस्ट होते हैं बच्चों के जैसे, ताकि हमें पता चलता रहे कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं, और हम उसको रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकें। जहाँ पे बच्चा कमज़ोर पड़ रहा है वहाँ पे उसको रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकें। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, जैसे दिव्यांग स्टूडेंट है उनके लिए, और जो भाई हैंडीकैप्ड हैं जैसे, या किसी को दिखता नहीं है तो ब्रेल सिस्टम लेके आया जाएगा, ऑडियो वीडियो कैसेट लेके आई जाएंगी, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे हमारा जो भी क्यूरिकुलम है या पॉलिसी है वो हमारे कंकरेंट सब्जेक्ट को माइंड में रख के बनाई जाएंगी। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल एजुकेशनल डिसीजन, ये इंश्योर करेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन सिस्टम में अच्छे से ग्रो करें, अच्छे से सीखें, थ्राइव करें। सिनर्जी इन क्यूरिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर में भी और हायर एजुकेशन में भी ये जो क्यूरिकुलम है उसमें उसको सिनर्जाइज किया जाएगा हर लेवल पे। टीचर्स एंड फैकल्टी लर्निंग प्रोसेस का सेंटर होंगे, हार्ट होंगे, ठीक है। उनकी रिक्रूटमेंट अच्छे से की जाएगी, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से की जाएगी हर बार, और उनको नए स्किल्स सिखाए जाएंगे, ठीक है। लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लाइट होगा बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। इसका मतलब क्या है, ताकि इंश्योर की जा सके इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी आए असेसमेंट में या एग्ज़ाम्स में, ठीक है। रिसोर्स एफिशिएंट हो, टेक्नोलॉजी भी दी जाए बच्चों। टीचर्स के लिए भी कुछ ऐप्स बनाई गई हैं ताकि टीचर्स को भी हेल्प मिल सके, या बुक्स प्रोवाइड करेंगे या टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह बच्चों के लिए भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उनको आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए उनको अलग अलग ट्रिप लेके जाएंगे, नो बैग डेज लेके आए जाएंगे, ठीक है। और ऑटोनॉमी, गुड गवर्नेंस और एम्पावरमेंट के थ्रू इन सब आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग रिसर्च, मतलब एजुकेशन में और डेवलपमेंट में कॉन्टीन्यूसली रिव्यू करना है हमें कि बच्चे कैसे डेवलप कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, रेगुलर असेसमेंट के थ्रू। और ये रेगुलर असेसमेंट कौन करेंगे, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या बोलती है कि जो नेशनल मतलब जो एजुकेशन है वो हमारे रूट्स में है, ये इंडिया का प्राइड है। हमारा जो कल्चर है एशियंट या मॉडर्न कल्चर वो बहुत रिच है, ठीक है। नॉलेज हमारी बहुत रिच है, हमारी एजुकेशन सिस्टम एशियंट की बात करें तो काफ़ी रिच है। ये एक पब्लिक सर्विस होती है, एजुकेशन क्या एक पब्लिक सर्विस होती है और हर बच्चे का बेसिक राइट होती है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में, तो वो क्या करेगा, वो हमारी कम्युनिटी को डेवलप करेगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर पाएगी और होल डेवलपमेंट हो पाएगी हमारे इंडियन सिटीजन्स की, ठीक है। अब देखो विजन की बात करें तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसका क्या विजन है, उसका विजन है कि हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। हम इंडिया को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब जो भारत है उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, इस तरह से सस्टेनेबली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ताकि इक्विटेबल मतलब एजुकेशन आ सके, वाइब्रेंट नॉलेज आ सके सोसाइटी में, और एक हाई क्वालिटी की एजुकेशन हम सबको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, ताकि इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाया जा सके। विजन क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, ये चाहती है कि जो लर्नर्स हैं उनको इंडियन होने पे प्राइड महसूस हो, ठीक है, ना सिर्फ थॉट में बल्कि उनकी स्पिरिट में, उनके इंटेलेक्ट में, उनकी डीड्स में, ठीक है। और उनके अंदर नॉलेज डेवलप की जाए, स्किल्स वैल्यूज़ डेवलप की जाए जो उनको सपोर्ट करे एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनने में, या ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जीने में, या ग्लोबल वेलबींग के लिए, ताकि वो ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बन पाए, ठीक है। ये हमारा मेन एम है किसका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का।
ठीक है। अब पार्ट 1 की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पार्ट 1 की बात करें तो इसमें किसकी बात की गई है, स्कूल एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात करता है ये, स्कूल एजुकेशन की बात करता है। देखो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको समझ लेते हैं ये क्या है स्कूल एजुकेशन सिस्टम। देखो पहली जो हमारी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें 10+2 स्ट्रक्चर चलता था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 5+3+3+4 आ गया है। जो स्कूलिंग है ये कितने साल के बच्चे को कवर करेगा, 3 साल से 18 साल का बच्चा स्कूल में रहेगा। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कि स्कूल की एजुकेशन कितने साल तक बच्चा कंप्लीट कर लेगा। तो 3 साल का बच्चा जो है 3 इयर्स ऑफ एज जब उसकी होगी तब वो क्या करेगा, एंटर करेगा स्कूल में और 18 साल तक वो पढ़ेगा। तो 3 से 18 क्या सिस्टम लाया गया, 5+3+4। तो देखो पहले क्या होता था, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया, मतलब कोई फाउंडेशन नहीं थी, कोई फाउंडेशन यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद क्या आया, यहाँ पे 10 साल की स्कूल एजुकेशन होती थी जिसमें फर्स्ट क्लास से लेके और 10th क्लास तक की एजुकेशन दी जाती थी, और फिर +1 होती थी और फिर +2 होती थी, मतलब 11 और 12th होती थी। ठीक है, 2 साल की, जब बच्चा 16 से 18 साल की एज में पूरा करता था, और 10 साल की एजुकेशन वो 6 से 16 साल में कंप्लीट करता था। 6 साल का बच्चा स्कूल में एंटर करता था। ये हमारा पुराना ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा फ्रेमवर्क लेके आया गया था स्कूल एजुकेशन के लिए वो था। अब नए क्यूरिकुलम की बात करें, न्यू पेडागोजिकल क्यूरिकुलम स्ट्रक्चर की बात करें, नए एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो इसमें क्या आया है, हमारी एक फाउंडेशनल स्टेज आई है, एक प्रिपरेटरी स्टेज है, एक मिडल है और एक सेकेंडरी है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो जब भी हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्या होती है, फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशन जब सेट हो जाती है तो हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों को, तो प्रिपरेटरी स्टेज आती है, फिर मिडल आती है और फिर सेकेंडरी स्टेज आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 साल की फाउंडेशनल स्टेज है, 3 साल की प्रिपरेटरी स्टेज है, 3 साल की मिडिल स्टेज है और 4 साल की सेकेंडरी स्टेज है। देखो फाउंडेशनल स्टेज में यहाँ पे 5 साल है, 5 में से जो 3 साल हैं, 3 साल किसके लिए हैं, ये हमारे आंगनवाड़ी के लिए, प्ले स्कूल के लिए, जिसको बाल वाटिका बोला गया है। यहाँ पे बच्चा 3 साल का एंटर करेगा और 6 साल तक जब वो नहीं हो जाता तब तक वो क्या करेगा, यहाँ पे आंगनवाड़ी में या प्ले स्कूल में रहेगा, बाल वाटिका में रहेगा। ठीक है, फिर 2 साल क्लास फर्स्ट में आएगा वो है और क्लास सेकंड में आएगा। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड वो 2 साल में कंप्लीट कर लेगा, मतलब कि 6 साल का जब वो हो जाएगा तो क्लास फर्स्ट में उसका एडमिशन होगा, और जब वो 7 साल का होगा तो वो क्लास सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, फिर वो 8 साल का होते तक क्लास सेकंड वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इसमें भी 3 मंथ का यहाँ पे उसको पहले ही प्रिपेयर करने के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो यहाँ पे तो नहीं होगा, वो यहाँ पे नहीं होगा। देखो ये फाउंडेशनल स्टेज थी 5 साल, जिसमें 3 क्या थे, हमारे आंगनवाड़ी के या प्ले स्कूल के, बाल वाटिका जिसको बोला गया है, जिसमें बच्चा 3 साल का एंटर करेगा, 6 साल का वो यहाँ से निकलेगा, और फिर 2 साल उसके क्या होंगे, हमारे क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के। 8 साल तक यहाँ पे रहेगा वो फाउंडेशनल स्टेज में। फिर वो प्रिपरेटरी फेज में आएगा, क्लास 3rd, 4th और 5th करेगा और 11 साल तक यहाँ पे कंप्लीट करेगा अपनी एजुकेशन। फिर मिडिल आएगी, मिडिल स्टेज, जिसमें वो क्लास 6th में एंटर करेगा, 7th में और 8th में, और 14 साल का यहाँ पे हो जाएगा बच्चा। फिर सेकेंडरी स्टेज में एंटर करेगा, जिसमें वो क्लास 9th, 10th और 11th, 12th करेगा, और यहाँ पे वो 18 साल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि इनमें क्या क्या मतलब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस लेके आए गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो NEP हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय विच क्लास, कौन सी क्लास तक फाइनेंशियल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सीख जाएगा बच्चा, मतलब रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी में नॉर्मल कैलकुलेशन वो ग्रेड 3rd तक सीख जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रेड 3rd तक, 3री क्लास तक वो सीख जाएगा। क्या सीख जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। पर अगर उसको नहीं आई क्लास 8 तक, हम उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अगर बच्चे को नहीं आता है रीड करना पढ़ना। NEP प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी सो डेट लर्नर्स कैन चूज देयर लर्निंग पास एज पर देयर, किसके अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट्स एंड देयर इंटरेस्ट। ठीक, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है जो हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था। विच प्रिंसिपल ऑफ NEP स्ट्रेसेस नो हार्ड सेपरेशन अमंग आर्ट, साइंस एंड स्पोर्ट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन अप्रोच जो है NEP का, वो स्ट्रेस करता है कि कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा आर्ट के अंदर, साइंस के अंदर और स्पोर्ट के अंदर।
NEP 2020 emphasizes conceptual understanding rather than, किसके ऊपर, conceptual understanding में ज़्यादा ध्यान देती है एज कम्पेयर टू रोट आएगा यहाँ, रोट मेमोराइजेशन एंड एग्जाम बेस्ड लर्निंग। पहले होता था रोट मेमोराइजेशन, अब प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवाई जाती है, फील्ड वर्क करवाया जाता है, ग्रुप वर्क करवाया जाता है, ताकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके बच्चों के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हाईलाइटेड इन NEP इंक्लूड्स ऑल, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हम डेवलप करना चाहते हैं एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू अपने फ्यूचर सिटीजन्स में, क्या डेवलप करना चाहते हैं, एम्पैथी लाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट लाना चाहते हैं दूसरे के लिए, डेमोक्रेटिक स्पिरिट लाना चाहते हैं, ये सब किस में था जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे एजुकेशन पॉलिसी के, ठीक है। एग्रेशन और कंपटीशन नहीं लेके आना चाहते। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंग्विलिज्म, बहुत सारी लैंग्वेज सीखने पे, जैसे मदर टंग या रीजनल लोकल लैंग्वेज और फिर एक हमारी इंडियन लैंग्वेज और एक फॉरेन लैंग्वेज पे ध्यान देने के लिए बोलती है। क्यों बोलती है? द पावर ऑफ डैश इन लर्निंग, किसके लर्निंग पे, मल्टी लिंग्विलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग, किस पे, लैंग्वेज की पावर पे ध्यान देने के लिए बोलती है। लाइफ स्किल्स एम्फेसाइज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूड कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड कौन सा वर्क, कौन से वर्क पे वो फोकस करने के लिए बोलती है, रेजिलियंस पे फोकस करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट है NEP प्रमोट्स असेसमेंट, कैसे असेसमेंट प्रमोट करने के लिए बोलती है, जो रेगुलर हो, फॉर्मेटिव हो और इम्प्रूव करे बच्चे की लर्निंग रेमेडियल टीचिंग के थ्रू। NEP इंसिस्ट दैट एजुकेशन प्लानर्स मस्ट रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन एजुकेशनल प्लानर्स को जो क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क बना रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। NEP 2020 कॉल्स फॉर लाइट बट टाइट रेगुलेशन, इसका मतलब क्या है, लाइट बट टाइट रेगुलेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मिनिमल येट इफेक्टिव सुपरविजन होना चाहिए ताकि इंटीग्रिटी को सपोर्ट किया जा सके एजुकेशन के अंदर। NEP एनकरेजेस गवर्नेंस बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड NEP गवर्नेंस को एनकरेज करती है, ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट पे। ये सब किससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इज एनकरेज्ड इन ए स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट, क्या वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, एनकरेज करनी चाहिए वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में, क्या, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। द the new national education policy shift Indian education system to a new structure of 5+3+3+4 वाला सिस्टम अब आ गया है, जिसमें फाउंडेशनल होगा, प्रिपरेटरी फेज होगी, फिर मिडिल फेज होगी, फिर सेकेंडरी फेज होगी। क्या बोलती है एजुकेशन पॉलिसी 2020? ये बोलती है कि क्लास 1 कब से स्टार्ट होगी, जब बच्चा कितनी साल का होगा, 6 साल का होगा। नया सिस्टम क्या है, 5+3+3+4। 5 क्या है, फाउंडेशनल एजुकेशन वाला सिस्टम, मतलब ये फाउंडेशनल स्टेज है जिसमें 3 साल की तो क्या रहेगी, प्ले स्कूल रहेगा, बाल वाटिका रहेगी, और 2 साल क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, ठीक है। फिर ये यहाँ पे बच्चा 3 साल का एंटर करेगा और हमारा 3 साल का एंटर करेगा और वो 5 साल यहाँ पे लगाएगा तो 8 साल का हो जाएगा। फिर आएगी हमारी प्रिपरेटरी फेज जिसमें बच्चा 3rd क्लास में एंटर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी होगी फिर 3rd, 4th और 5th क्लास तक एंटर करेगा बच्चा। फिर 3 क्लास होंगी जिसमें 6th में एंटर करेगा और 8th क्लास तक पूरी करेगा, जिसको हम मिडिल स्टेज बोलते हैं। फिर 4 ईयर्स की होगी हमारी सेकेंडरी स्टेज, जिसमें बच्चा 9th में एंटर करेगा और 12th में पास आउट होगा। 18 साल तक की ये फीस रहेगी, ठीक है। फिर एक यहाँ पे बोला गया है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जाएगा, किसका बनाया जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का बेस बनाया जाएगा, ठीक है। कब से बनाया जाएगा, एज 3 से बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ECCE क्या है या इसकी फुल फॉर्म बताओ, तो ये क्या है, E से अर्ली, C से चाइल्डहुड, C से केयर और E से एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसको इंक्लूड किया जाएगा और बेटर लर्निंग डेवलपमेंट की जाएगी और बच्चे की वेलबींग पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। बच्चे की वेलबींग पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों है कि ECC पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। 3 साल से ही बच्चे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उस पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है, ठीक है, क्यों दिया जा रहा है। जस्ट ए मिनट, कलर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड, हार्ड ब्रश, हाँ अब ठीक है।
ठीक है। तो ECC पे इसलिए ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि जो हमारे 6 साल का बच्चा जब होता है उससे पहले उसका 85% ब्रेन जो है वो डेवलप हो चुका होता है, इसीलिए ECC बनाई गई है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। ये जो ECC है इज़ नॉट अवेलेबल टू क्रोर्स ऑफ यंग चिल्ड्रन जो सोशियो इकोनॉमिकली या डिसएडवांटेज ग्रुप या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होगी ECCE में, ताकि जितने भी यंग चिल्ड्रन हैं उनको एक्सेस मिले एजुकेशन की और उनको अनेबल किया जाए, योग्य किया जाए, जैसे फूड प्रोवाइड करके, मिड डे मील सर्विस प्रोवाइड करके कि वो पार्टिसिपेट कर सकें और एजुकेशन सिस्टम में फ्लरिश कर सकें, ठीक है। तो यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन मस्ट थस बी अचीव करना है। हमें क्या करना है कि हमने जो यूनिवर्सल प्रोविज़न लिया है कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे, तो वो डेवलप करना है, उनकी डेवलप करना है अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों की, उनकी केयर करना है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ये जो हमारा एम है ये हमें अचीव करना है। कब तक अचीव करना है? 2030 तक, ठीक है। मतलब जो ये यूनिवर्सल प्रोविजनिंग है, किसकी प्रोविजनिंग है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में, केयर में, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करना है और इस टारगेट को हमें कब तक अचीव करना है? 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट एंटरिंग ग्रेड 1 आर स्कूल रेडी, और हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो ग्रेड 1 में जितने भी बच्चे एंटर करेंगे वो स्कूल में जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ओवरऑल एम है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, वो क्या है? वो अटेंड करना है ऑप्टिमल आउटकम। किस में? कुछ डोमेन्स में, जैसे फिजिकल डोमेन में, मोटर डेवलपमेंट में, कोग्निटिव डेवलपमेंट में, सोशियो इकोनॉमिकल एथिकल डेवलपमेंट में, कल्चरल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड अर्ली लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देखो ये बोला गया है कि इन सब को अचीव करने का टारगेट है 2030 टू 2030 तक हमें ये टारगेट अचीव करना है। जो टारगेट किसने सेट किए हैं? ECCE ने, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ने। और कौन कौन से टारगेट सेट किए हैं कि कुछ डोमेन में बच्चे की डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। कौन से डोमेन में हो जानी चाहिए? फिजिकल डोमेन में भी, मोटर डोमेन में भी, कोग्निटिवली भी, और सोशियो इकोनॉमिकल या इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट भी हो जानी चाहिए, कल्चरल भी हो जानी चाहिए, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट भी हो जानी चाहिए, उसको कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए, उसकी अर्ली लैंग्वेज में रीडिंग राइटिंग भी आनी चाहिए, उसको लिटरेसी भी आनी चाहिए और उसको नॉर्मल हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने भी आने चाहिए। इन नेशनल क्यूरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फाउंडेशन, ये भी पूछा जाता है कि NCPFECCE क्या है, ठीक है। NCPFECCE क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? N से नेशनल, C से क्यूरिकुलम, P से पेडागोजिकल, F से फ्रेमवर्क, 4 E से अर्ली चाइल्डहुड, C से चाइल्डहुड और C से मतलब E से अर्ली चाइल्डहुड, E से अर्ली, C से चाइल्डहुड, C से केयर और E से एजुकेशन। तो नेशनल क्यूरिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखो ECCE ने जो टारगेट बनाया है उसको डेवलप करने के लिए हमें कुछ पेडागोजिकल फ्रेमवर्क लेके आना पड़ेगा, कुछ क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क लेके आना पड़ेगा, जिसको कौन डेवलप करेगा? NCF या NCP। देखो इसको कौन डेवलप करेगा? जस्ट मिनट, इसको डेवलप करेगा NCPFECCE, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 8। कब तक? 8 साल तक जब बच्चे नहीं हो जाते। देखो 3 साल का बच्चा एंटर करा है ना, और हमारा 5 साल की फाउंडेशनल एजुकेशन है, तो जब वो क्लास 3rd में जाएगा तब तक वो 8 साल का हो चुका होगा। तो जो फाउंडेशनल स्टेज है बच्चा वो 8 साल तक कंप्लीट कर देगा। तो 8 साल तक हमें क्या करनी है? ECCE डेवलप करनी है, जिसके लिए क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क लाने के लिए कौन बनाया गया है? NCPFECCE बनाई गई है, ठीक है। और इसको डेवलप कौन करेगा? NCERT डेवलप करेगी। 2 पार्ट्स में डेवलप करेगी। एक सम फ्रेमवर्क होगा जो 0 से 3 ईयर्स ओल्ड के लिए होगा, एक सब फ्रेमवर्क होगा जो 3 से 8 साल के लिए होगा, ठीक है। क्या क्या इन्वॉल्व करेगी? आर्ट को, स्टोरीज को, पोइट्री को, गेम्स को, सॉन्ग्स को और सारी चीज़ों को ये ऐड करेगी, ठीक है।
अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आता है। स्टैंड एंड अलोन आंगनवाड़ी भी आती है, अलोन मतलब जो खाली आंगनवाड़ी है, और ऐसी आंगनवाड़ी भी आती है जो प्राइमरी स्कूल के साथ को रिलेटेड है, जिसको हम प्ले स्कूल का नाम दे देते हैं। प्री प्राइमरी स्कूल सेक्शन भी आते हैं जो किसको कवर कर रहे हैं, 5 से 6 साल के बच्चों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। या तो वो को लोकेटेड हो, मतलब प्राइमरी स्कूल्स के साथ ही लोकेटेड हो, या अलग से लोकेटेड हो। स्टैंड अलोन और या प्री स्कूल्स ऑल ऑफ विच वुड रिक्रूट वर्कर्स टीचर्स स्पेशली ट्रेंड इन क्यूरिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ ECCE। जो हमने बोला है कि यहाँ पे क्यूरिकुलम पेडागोजी लाई जाएगी ECCE के गोल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो हम बच्चे ले रहे हैं वो 3 साल से 8 साल के बीच में ले रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो टीचर्स और वर्कर्स आएंगे वो इन पेडागोजिकल और क्यूरिकुलम में ट्रेन होने चाहिए, ठीक है। वो ट्रेन होने चाहिए, उन्होंने स्पेशल कोर्स करा हुआ होना चाहिए, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारा यहाँ पे जस्ट सेकेंड, ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आते हैं। तो मैं बात कर चुकी हूँ कि इसमें अकेली खाली अगर सेपरेट आंगनवाड़ी है वो भी आएगी, अगर वो प्राइमरी स्कूल्स के साथ एफिलिएटेड है तो भी वो इसमें इंक्लूड की जाएगी। प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जिसमें बच्चे 5 से 6 साल के पढ़ते हैं वो भी आएगी, ठीक है। और हमारी जो अलग से प्री स्कूल्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। और हर आंगनवाड़ी इस तरह की होनी चाहिए कि वो वेल वेंटिलेटेड हो, अच्छे से डिज़ाइन कर रखी हो, बच्चे के फ्रेंडली हो, मतलब उसमें दीवारों पे पेंटिंग हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से हुआ होना चाहिए, बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड होनी चाहिए स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स के साथ। और जो आंगनवाड़ी वाले जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, उनको अटेंड करने के लिए इन्वाइट करना है हमें स्कूल्स की एक्टिविटीज़ में और स्कूल के जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें। और जब आंगनवाड़ी के प्रोग्राम होंगे तो उनमें भी हम स्कूल वाले बच्चों को इनवाइट करेंगे ताकि बच्चे एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट के साथ डेवलप कर सकें, या मतलब वो अलग अलग एस्पेक्ट यहाँ पे सीख सकें, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रायर टू द एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल मूव टू ए प्रीपरेटरी क्लास, जिसको क्या बोला गया है, बाल वाटिका। यही बात कर रही थी मैं पहले, प्रीपरेटरी क्लास। इसने बोला है कि जो भी बच्चा 5 साल का होगा, 5 साल के होने से पहले, प्रायर टू द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का होने से पहले उसको प्रिपरेटरी क्लास में मूव करा जाएगा, जिसको क्या बोला गया है, बाल वाटिका बोला गया है। क्लास फर्स्ट में एंटर करने से पहले, जब वो 5 साल का होगा मतलब क्लास फर्स्ट में एंटर करेगा, तो क्लास फर्स्ट में एंटर करने से पहले बच्चे के लिए प्रिपरेटरी क्लास रखी जाएगी जिसका नाम क्या है, बाल वाटिका है, ठीक है। जो कौन लेगा, ECCE क्वालिफाइड टीचर लेगा। द लर्निंग इन द प्रिपरेटरी क्लास शैल बी बेस्ड प्राइमरी और प्ले बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे खेल खेल के बच्चा सीखेगा विद ए फोकस ऑन डेवलपिंग उसकी कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एबिलिटी को डेवलप करना ही यहाँ पे टारगेट रहेगा। और अर्ली न्यूमरेसी और लिटरेसी को डेवलप करना टारगेट रहेगा। जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, प्रिपरेटरी क्लास तक एक्सटेंड किया जाएगा प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है। हेल्थ चेकअप एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग भी करी जाएगी आंगनवाड़ी सिस्टम में, ताकि प्रिपरेटरी क्लास के लिए बच्चा मतलब वो हेल्दी रहे, बच्चे की वेलबींग के लिए प्राइमरी स्कूल्स में भी और आंगनवाड़ी स्टूडेंट्स के लिए भी क्या रखा जाएगा, हेल्थ चेकअप। और ग्रोथ उनकी कितनी हो रही है, हाइट वाइज कितनी ग्रोथ हो रही है, मेंटली कितनी हो रही है, ठीक है। तो वो चेकअप उनके करे जाएंगे। और प्रिपरेटरी क्लास तक क्या मिड डे मील प्रोग्राम रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये हर पॉइंट याद रखना है कि मिड डे मील प्रोग्राम प्रिपरेटरी क्लास तक होंगे, हेल्थ चेकअप्स इंक्लूड किए जाएंगे, ग्रोथ मॉनिटरिंग इंक्लूड की जाएगी प्रिपरेटरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स में हो चाहे वो आंगनवाड़ी स्कूल्स में हो। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी वर्कर्स और टीचर्स, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, +2 उन्होंने करी हुई होनी चाहिए और 6 महीने का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी प्रोग्राम ECCE लेके आएगी उनके प्रोग्राम्स में 6 महीने का एटलीस्ट उनके पास सर्टिफिकेट हो और +2 की उन्होंने क्वालिफिकेशन कर रखी हो। Those with lower educational qualification shall be given 1 year डिप्लोमा। जिनकी +2 नहीं है या उनके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए अर्ली लिटरेसी न्यूमरेसी में, और जो भी एस्पेक्ट ECCE इस्टेब्लिश करेगा या सेट करेगा उसमें उनका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये डिजिटल भी हो सकते हैं, डिस्टेंस कोर्सेज भी हो सकते हैं, DTH चैनल के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू टीचर ECCE क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट गेन कर सकता है,
ECCE ट्रेनिंग भी करवाएगी आंगनवाड़ी वर्कर्स की, टीचर्स की, ताकि वो मतलब बच्चों को का अच्छे से ध्यान रख सकें। और मंथली कॉन्टैक्ट क्लास भी होगी ताकि बच्चों की कॉन्टीन्यूस असेसमेंट करी जा सके। ठीक है, मंथली कॉन्टैक्ट क्लास करेंगे ECCE डिपार्टमेंट वाले। नेसेसरी फैसिलिटीज़ विल आल्सो बी क्रिएटेड फॉर इनिशियल प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ दिस एजुकेटर, और उनका कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी कोर्सेज लिए जाएंगे। तो यहाँ पे CPD की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। CPD क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। किसके लिए है ये? प्रिपरेटरी फेज में जो भी टीचर होंगे, आंगनवाड़ी स्कूल्स में जो टीचर होंगे, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स में जो टीचर होंगे, उनके लिए कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराई जाएगी अलग अलग कोर्सेज के थ्रू। अब देखो यहाँ पे DTH चैनल के थ्रू और कराया जाएगा। और क्वालिफिकेशन याद ये रखनी है कि +2 है तो 6 महीने का डिप्लोमा लेना पड़ेगा ECCE के कोर्सेज में, प्रोग्राम में। अगर +2 से कम है तो 1 साल का डिप्लोमा लेना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोग्राम चलाएगी ECCE, जिसको टीचर स्मार्टफोन से भी अटेंड कर सकते हैं, DTH चैनल के थ्रू भी अटेंड कर सकते हैं, और बहुत सारे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और ये ECE ट्रेनिंग करेगी, ठीक है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के थ्रू, इन टीचर्स की, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के थ्रू, और हर एक महीने में 1 मंथली कॉन्टैक्ट क्लास करेगी ताकि टीचर्स की या जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी कॉन्टीन्यूस असेसमेंट करी जा सके। ठीक है, और उनकी जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूस हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है CPD, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करी जाएगी आंगनवाड़ी वर्कर्स की और टीचर्स की। ठीक है, ECC क्या इंट्रोड्यूस करेगी? आश्रमशाला इंट्रोड्यूस करेगी। कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगी? ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ में, जहाँ पे ट्राइब्स ज़्यादा हैं वहाँ पे आश्रमशाला कौन इंट्रोड्यूस करेगी? ECCE इंट्रोड्यूस करेगी। एंड इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ अल्टरनेटिव स्कूलिंग इन फेज्ड मैनर। द प्रोसेस फॉर इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECC इन आश्रमशाला अल्टरनेटिव स्कूलिंग विल बी सिमिलर टू, जो हमने ऊपर बात कही वही सब होगी। देखो हम इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि EMRS में सेपरेटली हमारा NEP ही अकेला 10 नंबर का है। ठीक है, तो 10 मार्क्स मैटर करते हैं, इसीलिए हम इतना डिटेल में और डीपली स्टडी कर रहे हैं। देखो हमने बोला कि भाई यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ECCE क्यूरिकुलम लाने की या पेडागोजी लाने की, वो MHRD के अंडर आएगा। कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आएगा? MHRD के अंडर आएगा। जो प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कुरिकुलम की, वो जॉइंटली मिनिस्टर ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर WHW, एंड ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो जॉइंटली यहाँ पे प्लानिंग करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे क्या? जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए जो भी वो क्यूरिकुलम बनाएंगे वो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD भी करेगी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD भी करेगी, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर HFW भी करेगा, और ट्राइबल अफेयर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री भी हमें ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे प्लानिंग करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी क्यूरिकुलम को, किसमें? ECCE के केस में। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनमें से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 ECCE कवर्स चिल्ड्रन फ्रॉम एज। ECCE का मतलब क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये कौन सी एज से बच्चों को कवर करते हैं? 3 साल की एज से कवर करते हैं और 6 साल की एज तक बच्चों को कवर करते हैं। ठीक है, फिर हमारा 6 साल और फिर मतलब वो 6 साल के बाद फर्स्ट क्लास में एंटर कर जाता है, फिर वो सेकंड क्लास में एंटर कर जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड तो हमारे स्कूल में चलेगा, और अर्ली चाइल्डहुड केयर आंगनवाड़ीज़ वाला कवर करती है। ठीक है, द पर्पस ऑफ ECCE इज़ टू डेवलप, क्या डेवलप करना चाहते हैं वो? फिजिकल डोमेन भी, कोग्निटिव डोमेन, इमोशनल डोमेन एंड सोशल डोमेन बच्चे का डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड टीचर्स शैल बी ट्रेंड इन, किस में उनको ट्रेंड किया जाएगा? ECC की जो भी टेक्निक है, जो भी प्ले बेस्ड एक्टिविटी है, जो प्ले बेस्ड टीचिंग मेथड्स हैं जो बच्चों को सिखाने हैं या जो भी एक्टिविटी करवानी है उसमें ट्रेन किया जाएगा। इन नेशनल क्यूरिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क ECCE के लिए NCERT के साथ मिलके NCPFECCE बनाएगा, और इसको कौन डेवलप करेगा? NCERT डेवलप करेगा। ECCE प्रोग्राम शैल इंक्लूड द यूज़ ऑफ, इसमें किस किस का यूज़ होना चाहिए? टॉयज़ होने चाहिए, पजल्स होने चाहिए, गेम्स होनी चाहिए, आर्ट होनी चाहिए, और लोकल मटेरियल होना चाहिए।
बाल वाटिका का मतलब क्या है? फाउंडेशनल क्लास, जो क्लास फर्स्ट से पहले आती है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है ना, जो बच्चा 6 साल का हो जाता है और वो क्लास फर्स्ट में एंटर करता है, तो उससे पहले एक प्रिपरेटरी क्लास रखी जाती है, उसको बोला जाता है बाल वाटिका। आंगनवाड़ी सिस्टम्स विद हाई क्वालिटी ECC शैल फोकस ऑन ऑल, सब पे फोकस करेंगे बट एक चीज़ पे नहीं फोकस करेंगे। प्ले बेस्ड लर्निंग पे भी, फाउंडेशनल न्यूमरेसी पे भी फोकस करेंगे। फ्री लंच ओनली नहीं, बट यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज तक क्या रहेगा, मिड डे मील सर्विस रहेगी, बट ओनली दे रखा है, इस वजह से ये नहीं आएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी तो इन तीनों पे करेगी, बट यहाँ पे नहीं करेगी। नेक्स्ट है NCERT विल डेवलप ए 3 मंथ स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम, SPP। ठीक है, इसको बाल वाटिका भी बोला जाता है ना, सॉरी प्रिपरेटरी प्रोग्राम बोला जाता है, इसको बाल वाटिका नहीं बोला जाता। वो क्लास, हाँ ठीक है, बाल वाटिका ही बोला जाता है, क्लास फर्स्ट में एंटर करने से पहले बाल वाटिका ही बोला जाता है उसको। ठीक है, मतलब वो प्रिपरेटरी क्लास होती है जब बच्चा 6 साल का हो जाता है। 6 साल का होने के बाद वो क्लास फर्स्ट में एंटर करता है, स्कूल में एंटर करता है। उस टाइम पे एक 3 महीने का क्या चला जाता है, प्रिपरेटरी मॉड्यूल चला जाता है, जिसको स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम SPP बोला जाता है। दिस स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल फॉर ग्रेड 1 स्टूडेंट विल इंक्लूड एक्टिविटी जोन। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? ओरल लैंग्वेज पे, वर्ड गेम्स होते हैं, पजल्स होते हैं और स्टोरी टेलिंग होती है। नेक्स्ट है दीक्षा स्टैंड फॉर, अभी तक हमने दीक्षा नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये हमारी NEP क्या बोलती है, फिर हम बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की, जिसको FLN बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जिसके बारे में NEP 2020 बात करती है। ठीक है, इसका मतलब है एबिलिटी टू रीड, राइट एंड परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन विद नंबर्स। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या है? नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना। ठीक है, तो ये हमें बच्चों में डेवलप करना है। ठीक है, एवरी स्टूडेंट विल अटेन, तो गोल क्या है? ये गोल है FLN के थ्रू ये गोल है कि हर बच्चा अटेंड कर लेगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कौन सी ग्रेड तक? 3rd ग्रेड तक। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विल बी टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राइमरी स्कूल में। कब तक? 2025 तक बच्चा अचीव कर लेगा। To this end, a national mission on foundational literacy and numeracy will be set up by the Ministry of Human Resource Development on priority. इसने बोला है कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब FLN पे एक मिशन बनाया जाएगा, किसके थ्रू? MHRD के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थ्रू, जिसके अकॉर्डिंग जितनी भी स्टेट हैं, UT हैं, गवर्नमेंट है, वो प्रिपेयर करेंगे एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान जिसमें क्या अटेंड किया जाएगा, क्या गोल को अटेंड किया जाएगा? फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्राइमरी स्कूल में अटेंड किया जाएगा और इस गोल को अचीव किया जाएगा 2025 तक करने का टारगेट था इसका। ठीक है, अब हम टीचर की क्वालिफिकेशन पे आते हैं। जो टीचर्स हैं, टीचर्स, अब जब हम इतने सारे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। तो टीचर्स की रिक्रूटमेंट पे भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो जब टीचर्स की रिक्रूटमेंट की बात चलती है तब बोला जाता है कि कितना रेशो होना चाहिए टीचर का और बच्चों का, तो इसको बोला जाता है प्यूपल टीचर रेशो, PTR। इसकी फुल फॉर्म क्या है? PTR। तो PTR नॉर्मल केसेस में क्या होगा? 30:1 रेशो का होगा, मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर रहेगा। बट स्कूल अगर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से है, ऐसी जगह पे है जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन रहता है, तो वहाँ के बच्चों के लिए 25 बच्चों पे एक टीचर होगा, 25 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा। ठीक है, जिनको वेल ट्रेन किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा और कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू उनको सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया? बहुत सारे बच्चे हैं, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी फाइंड बिहाइंड, पीछे चल रहे हैं। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट में जब एंटर करते हैं बच्चे तो ऑलरेडी वो पीछे चलते हैं, मतलब उनको नहीं आता पढ़ना लिखना, जो भी है वो नहीं आता। तो इसको इंश्योर करने के लिए उनको स्कूल रेडी करा जाएगा। स्कूल रेडी करने के लिए 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉडल चलेगा। ठीक है, स्कूल प्रिपरेशन मॉडल किसके लिए है? ग्रेड 1 स्टूडेंट्स के लिए। 6 साल का जब बच्चा हो जाएगा और वो ग्रेड फर्स्ट में एंटर करेगा तो 3 महीने का क्या रहेगा, 3 मंथ का क्या होएगा? प्रिपरेटरी पीरियड यहाँ पे चलेगा।
ठीक है, 3 मंथ का प्रिपरेटरी पीरियड चलेगा, जिसमें कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई जाएंगी, जिसमें वर्क लर्निंग पे, अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स पे, वर्ड्स पे, कलर पे, शेप पे, नंबर पे, और ना इन सब पे एक्टिविटी कराई जाएगी और पीयर्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ करवाई जाएगी। और इन सब एक्टिविटी को डेवलप कौन करेगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो स्टेट लेवल पे है, एनसीईआरटी हमारी सेंटर लेवल पे है, तो ये दोनों मिलके डेवलप करेंगी। ठीक है, अब दीक्षा, अब हमने क्वेश्चन में देखा था ना दीक्षा, तो दीक्षा क्या है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस टू सर्व एज एड्स टू टीचर एंड टू हेल्प ब्रिज एनी लैंग्वेज बैरियर डेट में एग्जिस्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। देखो क्या होता है, जब सेंटर लेवल पे भर्ती होती है, जैसे केवीएस की होगी, तो टीचर को कहीं पे भी उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कुछ ऐसे एरियाज़ में भी वो जाते हैं जहाँ की लैंग्वेज उनको नहीं आती, तो उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए बच्चों को उनकी लैंग्वेज में ही पढ़ाने के लिए, कि टीचर्स को उर्दू में भी पढ़ना पड़ता है, दूसरी लैंग्वेजेस में भी पढ़ना पड़ता है, तो दीक्षा एक ऐप है जो गवर्नमेंट ने चलाई है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। ये क्या करेगी, टीचर्स की हेल्प करेगी ताकि वो उनकी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन था, दीक्षा स्टैंड फॉर, दीक्षा किसके लिए स्टैंड करता है, हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन ईसीसी विल बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ की जाएगी, रिमूविंग लिंग्विस्टिक बैरियर्स एंड टीचर ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लार्ज पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी अटेंड आंगनवाड़ी सेंटर को अटेंड करते हैं, बट उनकी क्वालिटी वेरी करती है, किसकी लेक की वजह से, किस कमी की वजह से उनकी जो क्वालिटी है वो वेरी करती है, रिसोर्सेज नहीं होते, ट्रेंड एजुकेटर्स नहीं होते, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब होता है इस वजह से। ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट विल अंडरगो स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल कंसिस्टिंग ऑफ, अभी पढ़ा है हमने 3 मंथ का प्ले बेस्ड और लिटरेसी न्यूमरेसी एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम होगा, जिसको हमारी एनसीईआरटी और एसईआरटी चलाएंगी। स्कूल लाइब्रेरीज, ठीक है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। इस लर्निंग गैप को या फिर उनकी रीडिंग गैप को मतलब सुधारने के लिए क्या करा जाएगा, इंजॉयबल एंड इंस्पिरेशनल्स जो बुक हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो हर लेवल पे डेवलप की जाएंगी। ठीक है, हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी भी लेके आई जाएगी, जिसकी वजह से इंडियन लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में बच्चे ट्रांसलेट करके वर्ल्ड वाइड बुक्स को जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है उनको भी पढ़ सके। ठीक है, जिसके लिए स्कूल्स में या लोकल पब्लिक लाइब्रेरीज में ट्रांसलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की। डिजिटल लाइब्रेरीज भी इस्टेब्लिश की जाएंगी, स्कूल्स में भी लाइब्रेरी सेट की जाएंगी, विलेजेस में भी सेट की जाएंगी। एक नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी भी फॉर्मुलेट की जाएगी, ताकि क्या किया जा सके, बच्चों के लिए अवेलेबल करवाई जा सके बुक, उनकी एक्सेस मतलब बच्चों के तक पहुंच हो, बुक्स की क्वालिटी बुक्स पहुंचाई जा सके। ठीक है, अक्रॉस जोग्राफीज, लैंग्वेज लेवल और अलग अलग जेनरे की बुक उनको दी जाएंगी, ताकि बच्चों में नॉलेज डेवलप हो। ठीक है, और एक टारगेट हमें पूरा करना है, क्योंकि जो बच्चे हैं, ये रिसर्च दिखाई गई है कि बच्चे अगर सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट सही होती है, वो अच्छे से पढ़ पाते हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं, और वो सीख भी अच्छा पाते हैं। तो जितने भी स्कूल्स हैं वो एक मिनी ब्रेक रखेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, और ऑल स्कूल चिल्ड्रन क्या करेंगे, रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे, ताकि 100% इम्यूनाइजेशन अचीव की जा सके स्कूल्स में और हेल्थ कार्ड्स में। ठीक है, दोनों में हमें क्या अचीव करना है, 100% इम्यूनाइजेशन अचीव करनी है। अब देखना है कि भाई जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है कुछ एरियाज़ में, जैसे कोई डिसएडवांटेज ग्रुप या सोशो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट करते हैं स्कूल्स में, मतलब एडमिशन ले लेंगे और फिर बीच में ही स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। तो उसको कैटर करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे वो देखते हैं। पिछले दशकों में या कुछ पिछले सालों में देखें तो जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो होता है, GER क्या होता है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, जस्ट अ सेकेंड, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो इसको बोला जाता है। ठीक है, GER जो फॉर ग्रेड 6 to 8 90.9% था। पिछले सालों में देखा जाए तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो क्लास 6 से 8 तक का 90.9% था, बट ग्रेड 9 to 10 और 11 to 12 ये कितना था, 79.3%। ये क्या दिखा रहा है कि भाई 6 to 8 में तो बच्चे ज़्यादा थे, फिर वो ड्रॉप आउट कर गए, 10th तक आते आते
10th तक आते आते वो 79.3% रह गए और 12th तक आते आते वो 56.5% रह गए। तो मतलब 12th तक तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो गया। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन किसका, इनरोल स्टूडेंट का, वो ड्रॉप आउट कर जाता है आफ्टर ग्रेड 5 के बाद और आफ्टर ग्रेड 8। एज पर द 75th राउंड हाउस होल्ड सर्वे बाय एनएसएसओ ने 75th राउंड हाउस होल्ड सर्वे किया था 2017 से 2018 में। तो जो नंबर है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 17 ईयर वो कितना पाया गया, 3.22 करोड़। एनएसएसओ ने 2017 से 2018 में हाउस होल्ड सर्वे किया था। जो कौन सा सर्वे था, 75th राउंड हाउस होल्ड सर्वे था। ठीक है, जिसमें ये पाया गया कि भाई 6 से 17 साल के बच्चों में ड्रॉप आउट करने वाले बच्चे, ठीक है, स्कूल को छोड़ने वाले बच्चे या स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, कितनी तादाद है उनकी, 3.22 करोड़, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा कि इन चिल्ड्रंस को वापस से एजुकेशन में लेके आया जाए अगर पॉसिबल है, और ड्रॉप आउट का रेट कम किया जाए और 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो प्री स्कूल्स में भी अचीव किया जाए और सेकेंडरी लेवल तक अचीव किया जाए। और इसका टारगेट क्या रहेगा, 2030 रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस टारगेट पे भी आते हैं कि भाई इनका टारगेट क्या है, कब तक ये अचीव करना है। तो 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक कब तक अचीव करना है, 2030 तक अचीव करना है। आउट रेट को कम करने के लिए क्या करा जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करी जाएगी एजुकेशन के लिए, और बच्चों को होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी कि हर तरह से उनकी डेवलपमेंट हो उसके। वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी प्री स्कूल से लेके ग्रेड 12 तक। ये भी क्वेश्चन आता है कि वोकेशनल एजुकेशन कब से कब तक प्रोवाइड करी जाएगी, तो प्री स्कूल से लेके ग्रेड 12 तक उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। तो 2 ओवरऑल इनिशिएटिव लिए जाएंगे। ठीक है, विल बी अंडरटेकन टू ब्रिंग चिल्ड्रन हु हैव जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं उनको वापस से स्कूल में लेके आने के लिए 2 इनिशिएटिव चलाए जाएंगे। पहला तो ये है कि उनको इफेक्टिव और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए ताकि पहुँच हो बच्चों की एजुकेशन तक और बच्चे स्कूल एजुकेशन में इंगेज हो उसके, प्री प्राइमरी से लेके ग्रेड 12 तक। ठीक है, तो क्या करा जाएगा, रेगुलर ट्रेन टीचर्स को लेके आया जाएगा ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रह सके। ठीक है, स्कूल्स का लेवल अपग्रेड किया जाएगा, एडिशनल क्वालिटी स्कूल्स बनाए जाएंगे ताकि बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड करी जा सके, कन्वेंस प्रोवाइड किया जा सके, हॉस्टल प्रोवाइड किया जा सके गर्ल चिल्ड्रन को। ठीक है, और हाई क्वालिटी के स्कूल्स को मतलब अटेंड करने के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएंगी। दूसरा ये है कि यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्कूल्स में बाय केयरफुल ट्रैकिंग स्टूडेंट एज वेल एज देयर लर्निंग लेवल। अगर हम स्टूडेंट्स को भी ट्रैक कर रहे हैं कि उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और उनके लर्निंग लेवल को भी चेक कर रहे हैं, तो उससे बच्चों का इनरोलमेंट या उनका ड्रॉप आउट कम हो सकता है। ठीक है, हाँ, कैसे हो सकता है, कितने बच्चे इनरोल किए हैं, कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, इस पे सर्वे करो या टीचर से आंसर मांगो या कुछ ऐसे अलग से पोस्ट लगाओ जिससे बच्चों के स्कूल घर जाके हम पता कर सके कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, या फिर सुटेबल अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए जा सके टू कैच अप एंड री एंटर स्कूल इन केस अगर बच्चा पीछे रह गया या फेल हो गया या उसका इंटरेस्ट नहीं आया, तो जो वो इंटरेस्टेड चीज़ें पढ़ना चाहता है वही पढ़ाई जाए उसको। ठीक है, तो इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी फाउंडेशनल स्टेज से ही लेके मतलब प्ले स्कूल से लेके क्लास 12th तक। ठीक है, और हर स्टूडेंट की लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए क्या करा जाएगा, स्पेशल एम्फेसिस करा जाएगा सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में, जिसको SEDG बोला जाता है। द स्कोप ऑफ स्कूल एजुकेशन विल बी ब्रॉडेंड टू फैसिलिटेट मल्टीपल पाथवे टू लर्निंग इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोड। तो ये बोला गया है कि हम सबके लिए लर्निंग चाहते हैं, हम लर्निंग चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े। इसके लिए हम सबसे ज़्यादा ध्यान सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हमारा एम्फेसिस किस पे होगा, SEDG पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, मल्टीपल पाथवे लेके आने हैं। ठीक है, मल्टीपल पाथवे लेके आने हैं
फॉर्मल एजुकेशन के लिए और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, ताकि ड्रॉप आउट रेट कम हो सके और इन बच्चों को भी हम इंक्लूड कर सकें एजुकेशन में, ताकि इक्विटी लाई जा सके एजुकेशन के अंदर, ठीक है। और कुछ हम ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी लेके आएंगे। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ओडीएल क्या है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो कौन ऑफर करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑफर करेगा, जिसकी वजह से हम ओपन स्कूलिंग भी कर सकते हैं कुछ बच्चों के लिए जो रेगुलर स्कूल नहीं आ सकते। NIOS एंड स्टेट ओपन स्कूल क्या ऑफर करेंगे, कुछ प्रोग्राम ऑफर करेंगे ABC लेवल पे, ठीक है, डेट आर इक्विवेलेंट टू ग्रेड 3, 5 एंड 8। जो फॉर्मल स्कूल सिस्टम है हमारा 3rd ग्रेड का, 5 ग्रेड का, 8 ग्रेड का, उसी तरह जो हमारे ओपन स्कूल्स हैं, स्टेट ओपन स्कूल है या NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो हमारे A, B और C लेवल पे क्या लेके आएंगे, अलग अलग प्रोग्राम लेके आएंगे, ठीक है। फॉर्मल स्कूल सिस्टम के लिए सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम्स भी लेके आएंगे, क्लास 10 और 12 के लिए वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज भी लेके आएंगे, और एडल्ट लिटरेरी एंड लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम्स भी लेके आएंगे, ठीक है, ताकि क्या हो उसके जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर सके। स्टेट विल बी इंकरेज टू डेवलप दीज ऑफरिंग इन रीजनल लैंग्वेज, और स्टेट को ये इंकरेज किया जाएगा कि ये जो ओपन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ये रीजनल लोकल लैंग्वेज में लेके आए जाएं, जिसके लिए स्टेट क्या इंस्टीट्यूट बनाएगी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वाले इंस्टीट्यूट बनाएगी, SIOS बनाएगी। नेशनल लेवल पे तो NIOS है, अब रीजनल लैंग्वेज में यही प्रोग्राम लेके आने के लिए क्या बनाया जाएगा, SIOS, स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्कूल लाइब्रेरीज विल डेवलप ए कल्चर ऑफ रीडिंग, स्कूल लाइब्रेरी क्या डेवलप करेंगी, कल्चर डेवलप करेंगी रीडिंग का, किसके थ्रू, फन रीडिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, लोकल लैंग्वेज बुक्स के थ्रू या ट्रांसलेशन सेंटर बनाएंगी, और स्टोरी सर्कल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी विल बी फॉर्मुलेटेड टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मुलेट करी जाएगी, क्वालिटी, एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स। चिल्ड्रन अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली ड्यू टू अंडर नरिशमेंट विल बी सपोर्टेड थ्रू, किसके थ्रू सपोर्ट करा जाएगा, न्यूट्रिशनल मील प्रोवाइड करे जाएंगे उनको मिड डे मील स्कीम के थ्रू, और हेल्थ चेकअप कराए जाएंगे। स्कूल्स विल अंडरगो हेल्थ चेकअप अप फॉर 100% इम्यूनाइजेशन और हेल्थ मॉनिटरिंग के थ्रू। कर्टेल्ड ड्रॉप आउट रेट्स विल बी अचीव्ड बाय, क्या कैसे अचीव किए जाएंगे, ओपन स्कूलिंग प्रोवाइड करके NIOS के थ्रू और SIOS के थ्रू, ठीक है, काउंसलिंग करके और वोकेशनल एक्सपोजर उनको प्रोवाइड करके। द ग्रोस एनरोलमेंट रेशो GER इन सेकेंडरी एजुकेशन इज करंटली लो बिकॉज, क्यों है लो, स्टूडेंट लेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन, और स्कूल हैव नो स्पोर्ट्स, और मैनी चिल्ड्रन ड्रॉप आउट एट सेकेंडरी लेवल, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट करते हैं सेकेंडरी लेवल पे। स्ट्रेटेजीज फॉर रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट ट्रैकिंग स्टूडेंट्स, अगर हम ड्रॉप आउट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोर्सेज को ब्रिज करना पड़ेगा ताकि गैप ना रहे, इंक्रीजिंग एग्जाम डिफिकल्टी बढ़ा देंगे तो बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, बाकी सारे हमें लगाने पड़ेंगे पैतरे, और तभी बच्चों का ड्रॉप आउट कम हो पाएगा। क्यूरिकुलम पेडागोजी इन स्कूल लर्निंग शुड बी होलिस्टिक होनी चाहिए, हर तरह से बच्चे की डेवलपमेंट हो, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, एक कोर्स दूसरे से इंटीग्रेटेड हो, इंजॉयबल हो, इंगेजिंग हो। तो हमने रीस्ट्रक्चर कर दिया है क्यूरिकुलम पेडागोजी नए सिस्टम में 5+3+3+4 के सिस्टम में, ठीक है, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस होंगे। 3 से 8 साल का बच्चा हमारा फाउंडेशनल स्टेज में आएगा, 8 से 11 वाला प्रिपरेटरी में आएगा, 11 से 14 वाला हमारे मिडिल में आएगा, और 14 से 18 ईयर्स का बच्चा जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन में आएगा, ठीक है। जो फाउंडेशनल स्टेज है उसके भी 2 पार्ट है, 3 साल अंगनवाड़ी और प्री स्कूल में, 2 साल प्राइमरी स्कूल्स में, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वो पूरी करेगा, ठीक है, तो टोटल वो 8 साल का वहाँ पे हो जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज में 3 से 5th की ग्रेड कवर करेगा और 8 से 11 साल का बच्चा वहाँ पे होगा। मिडिल स्टेज में 6th to 8th वो पूरी करेगा और वो 14 साल का हो जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में वो 12th कर लेगा और वो हमारा 18 ईयर्स का हो जाएगा। तो फाउंडेशनल स्टेज विल बी कंसिस्ट ऑफ 5 ईयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऊपर जो भी हमने पढ़ा वही यही सब है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्यूरिकुलम को रिड्यूस कर दिया। जैसे हम देखते हैं एनसीईआरटी में बहुत सारे चैप्टर्स कट हो गए हैं, ठीक है, ताकि क्या हो उसके एसेंशियल लर्निंग हो, उसके जो जरूरी है सिर्फ वही सीख सके बच्चा, और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो उसके, बच्चे के ऊपर बर्डन कम हो जाए। क्यूरिकुलर कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड, हर सब्जेक्ट में रिड्यूस करा जाएगा, सिर्फ कोर एसेंशियल चीज़ें ही बच्चे को पढ़ाई जाएंगी और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा। और मोर होलिस्टिक इंक्वायरी बेस्ड और डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड लर्निंग हो उसके, इसलिए बच्चे को टाइम मिल पाएगा। अगर कम सिलेबस है तो टीचर अच्छे से एक्टिविटी करवा सकता है, ठीक है, उसको अलग अलग ट्रिप पे लेके जा सकता है, उसको मतलब प्रैक्टिकल्स करवा सकता है, ठीक है। तो कुछ की कंसेप्ट पे फोकस किया जाएगा, जैसे आइडियाज़ क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टीचिंग लर्निंग विल बी कंडक्टेड इन मोर इंटरेक्टिव मैनर में, यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मेथड होगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, बच्चों से बोला जाएगा, उनको एनकरेज किया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। फन और क्रिएटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग होगी, ताकि बच्चे अच्छे से सीखें, और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा ताकि जो गैप है लर्निंग आउटकम को अचीव करने में वो फिल किया जा सके या उसको कम किया जा सके। तो अब क्लासरूम कहाँ शिफ्ट कर दिए जाएंगे, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे। असेसमेंट टूल्स में इंक्लूडिंग असेसमेंट एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग। अब असेसमेंट एज ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग विल ऑल्सो बी अलाइंड विथ लर्निंग आउटकम्स एंड कैपेबिलिटीज़। आर्ट को इंटीग्रेट किया जाएगा क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल अप्रोच के थ्रू, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट कराया जाएगा एजुकेशन में क्रॉस करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू, ताकि बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन में आ सके, उनको एक डायरेक्शन मिल सके, वो टीम वर्क सीख सके, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे की, मतलब फिजिकल एस्पेक्ट में भी डेवलप हो, साइकोलॉजिकली भी डेवलप हो, और कोग्निटिव एबिलिटी में भी बच्चा डेवलप हो। तीनों एस्पेक्ट में बच्चे को डेवलप करना है। कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा क्यूरिकुलर, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच में, जैसे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस और वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम्स में कोई सेपरेशन नहीं होगा, सब साइड बाय साइड चलेगा। जैसे फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, क्राफ्ट और वोकेशनल स्किल, साइंस, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, सब कुछ स्कूल क्यूरिकुलम का पार्ट होगा, कुछ भी अलग से नहीं होगा, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है मदर टंग या लोकल लैंग्वेज से जो फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास 5th तक हमें इंस्ट्रक्शन किस में देनी है, मदर टंग में देनी है या फिर रीजनल लोकल लैंग्वेज में देनी है, और हम इसको प्रेफर करेंगे क्लास 8 तक। उसके बाद हम होम लैंग्वेज और मदर टंग या लोकल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे क्लास 8 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी इंडियन लैंग्वेज पढ़ाएंगे और उसके साथ हम कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाएंगे बच्चे को, ताकि मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। रिसर्च क्या दिखाती है कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज को जल्दी पिकअप करते हैं 2 साल से 8 साल की एज में। तो मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ ग्रेट कोग्निटिव बेनिफिट टू यंग स्टूडेंट, और इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस को में एक्सपोज करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे इसने बोला कि ऑल लैंग्वेज विल बी टॉट इन एन इंजॉयबल एंड इंटरेक्टिव स्टाइल। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे। जो मदर टंग है वो अर्ली ईयर्स में क्या रहेगी, इंस्ट्रक्शन का वे रहेगी, ठीक है, और ग्रेड 3rd तक, और उस 8th तक भी हम इसको ले सकते हैं। और जो भी लैंग्वेज मेंशन करी गई है 8th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बच्चे को पढ़ाई जाएगी 8th क्लास के बाद, मतलब एज अ फॉरेन लैंग्वेज, मतलब वो तो इंडियन लैंग्वेज है ही, और एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। क्लास 6th के बाद ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इंडियन लैंग्वेज को, जो भी हमारी 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, और एक फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चा पढ़ सकता है हमारा यहाँ पे आगे। जैसे 9th में बच्चा एक नई लैंग्वेज ले सकता है जो एक फॉरेन लैंग्वेज भी होगी, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आई है, जो क्या बोलता है, देखो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो पहले हमारी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में भी था, अभी वो भी कंटिन्यू हुआ है। इसमें क्या होगा, 3 लैंग्वेज लर्न की जाएंगी बच्चे के थ्रू, और वो स्टेट की चॉइस होगी, उस रीजन की, जिस रीजन में स्कूल है उसकी चॉइस होगी, और बच्चे की खुद की भी चॉइस होगी, ठीक है। और बच्चा
इन पर्टिकुलर स्टूडेंट हु विश टू चेंज वन और मोर ऑफ 3 लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज चेंज करना चाहता है जिसमें भी वो पढ़ रहा है तो वो कर सकता है उस लैंग्वेज को चेंज जब वो ग्रेड 6 या 7 में होगा। कब बच्चा 3 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ऑल 3 लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। क्लास 6th और 7th से बच्चा लैंग्वेज चेंज कर सकता है, बट क्या होना चाहिए, उसको बेसिक प्रोफिशिएंसी उसमें आ जानी चाहिए तीनों लैंग्वेज में, जिसमें से एक लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज होगी जिसमें वो इंडियन लैंग्वेज की लिटरेचर भी पढ़ेगा। ठीक है, कब तक पढ़ेगा, सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़र्ट्स लगाए जाएंगे कि बच्चे के पास बाईलिंगुअल टेक्स्ट बुक हो, टीचिंग लर्न मटेरियल हो साइंस और मैथमेटिक्स का बाईलिंगुअल, जैसे हिंदी में इंग्लिश में होता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। ठीक है, मतलब एक होम लैंग्वेज में और एक मदर टंग में हो, या फिर एक इंग्लिश में हो, या तो होम लैंग्वेज या मदर टंग तो एक ही है, या तो मदर टंग में हो या इंग्लिश में हो। मतलब दो, जैसे अगर हमारी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा, अगर किसी की तेलुगु है तो तेलुगु और इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, किसी की यहाँ पे मलयालम है तो मलयालम और हमारा इंग्लिश हो जाएगा। मतलब 2 बाईलिंगुअल टेक्स्ट बुक यहाँ पे बनाई जाएंगी, एक हमारी रीजनल और मदर टंग में और दूसरी हमारी इंग्लिश में। ठीक है, every student in the country will participate in a fun project or activity on the language of India, sometimes in grade 6 to 8, such as under the एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के अंतर्गत जो लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक एक्टिविटी करवाई जाएगी, फन एक्टिविटी, जिसमें ग्रेड 6 से लेके 8 तक ये करवाई जाएगी। और किसके अंडर करवाई जाएगी, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंडर ये प्रोजेक्ट और एक्टिविटी करवाई जाएगी। ठीक है, को भी बच्चे के हर स्कूल के लेवल पे अवेलेबल कराया जाएगा ताकि बच्चा उसको सीख सके, एक फ़न एक्टिविटी में उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंटरेस्टिंग वे में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट बुक फाउंडेशनल और मिडिल स्कूल में बच्चों को अवेलेबल कराई जाएगी। सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत की फॉर्म में उसको लिखा जाएगा थ्रू संस्कृत एंड मेक इट्स स्टडी ट्रूली इंजॉयबल। इंडियन साइन लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा कंट्री के अक्रॉस। नेशनल एंड स्टेट क्यूरिकुलम मटेरियल डेवलप किया जाएगा इंडियन साइन लैंग्वेज के ऊपर, ताकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं या लोंगल साइन लैंग्वेज हैं उनकी रिस्पेक्ट की जा सके और बच्चों को पढ़ाया जा सके, ताकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए कम्युनिकेट कर पाना ईजी हो जाए। ठीक है, क्यूरिकुलर इंटीग्रेशन किया जाएगा एसेंशियल सब्जेक्ट्स का, मतलब क्यूरिकुलम को इंटीग्रेट किया जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, स्किल के साथ, कैपेसिटी के साथ। इनमें कौन कौन से स्किल्स आते हैं, साइंटिफिक टेम्पर, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, मतलब बच्चों का इनोवेशन या आविष्कार का जो गुण होता है उसको डेवलप करने के लिए, एस्थेटिक की सेंस डेवलप करने के लिए, आर्ट, ओरल, रिटन कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, वेलनेस, स्पोर्ट्स, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, वोकेशनल एक्सपोजर, स्किल, डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एथिकल मोरल रीजनिंग, नॉलेज, प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जेंडर सेंसिटिविटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप स्किल्स, वैल्यूज, नॉलेज ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन, सैनिटेशन, हाइजीन और करंट अफेयर्स एंड नॉलेज ऑफ क्रिटिकल इश्यूज फेस्ड बाय लोकल कम्युनिटी, स्टेट एंड द करेंसी एंड द वर्ल्ड। इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए और ये सारे कंसेप्ट डेवलप करने के लिए कुरिकुलम को इंटीग्रेट किया जाएगा, उनकी कैपेसिटीज़ को, सब्जेक्ट्स को, स्किल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या डिज़ाइन थिंकिंग है या होलिस्टिक हेल्थ है या ऑर्गेनिक लिविंग है, इन्वायरमेंट एजुकेशन है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन GCED, इनको भी अलग अलग स्टेज पे बच्चों को अवेलेबल कराया जाएगा अलग अलग लेवल पे। जैसे मोस्टली मिडिल या यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती है बच्चों से, ताकि वो सीख सकें और अपने आप को एक इनोवेटिव डायरेक्शन दे सकें। पैराग्राफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हर बच्चे को, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या बोला गया कि हर बच्चे को फ़न कोर्स करवाया जाएगा। कब करवाया जाएगा फ़न कोर्स, जब वो ग्रेड 6 से 8 में जाएगा। ठीक है, तब उसको फ़न कोर्स करवाया जाएगा। उस फ़न कोर्स में क्या होगा, या तो बच्चे को सर्वे करवाया जाएगा या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा। जैसे वोकेशनल क्राफ्ट्स में क्या क्या है, कारपेंट्री,
इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पोट्री मेकिंग, इन सब में उसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा जब बच्चा ग्रेड 6 से 8 में एंटर करेगा, मतलब 6 से लेके 8वीं क्लास तक। ठीक है, उसको वोकेशनल क्राफ्ट्स में हैंड ऑन एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, कारपेंट्री पे, इलेक्ट्रिक वर्क पे, मेटल वर्क पे, गार्डनिंग में, पोट्री में, या फिर उसको सर्वे दिया जाएगा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, इससे क्या होगा, ये जो भी हमारा कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पोट्री मेकिंग, ये स्टेट डिसाइड करेगी या लोकल कम्युनिटी डिसाइड करेगी, ताकि लोकल स्किल डेवलप करे जा सके बच्चों के अंदर। एक प्रैक्टिस बेस्ड क्यूरिकुलम लेके आ जाएगा क्लास 6 से लेके 8 तक, जो एनसीईआरटी डिज़ाइन करेगी। और इसको फ्रेम कौन करेगा? फ्रेम तो करेगा एनसीएफएसई, एनसीएफएसई इसको फ्रेम करेगा, बट डिज़ाइन कौन करेगा? एनसीईआरटी करेगा। ठीक है, सब स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है 10 दिन के बैगलेस पीरियड में। ठीक है, और ये बैगलेस पीरियड चलेगा 6 to 8, वेयर दे इंटर्न विद लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट। जो लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट हैं, जो कारपेंटर हैं, गार्डनर हैं, पोटर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे वो मिलेंगे, इंक्वायरी करेंगे, चीज़ें सीखेंगे। ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए भी लेके आई जाएगी। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे 6th से लेके 12th ग्रेड में हैं। ठीक है, ये कब होगा? हॉलीडे पीरियड में होगा। वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू बच्चों को, या फिर ऑनलाइन मोड के थ्रू बच्चों को अलग अलग अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, उनको सिखाया जाएगा। बैगलेस डे विल बी इंकरेज थ्रू आउट द ईयर फॉर वेरियस टाइप ऑफ इंरिचमेंट एक्टिविटी, जैसे क्विजेज, आर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, वोकेशनल क्राफ्ट्स के लिए बैगलेस डेज को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट बच्चों को एक्सपोज करवाया जाएगा, जैसे मोनूमेंट्स में लेके जाएं बच्चों को, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, कल्चरल प्लेसेस पे, या टूरिस्ट प्लेसेस पे उनको लेके जाया जाए, या वो लोकल आर्टिस्ट से मिलने के लिए, क्राफ्ट्समैन से मिलने के लिए बच्चों को लेके जाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हमने देखा फन कोर्स 6 to 8 देखा, डिज़ाइन को करेगा एनसीईआरटी, फ्रेम कौन करेगा? एनसीएफएससी करेगा। ठीक है, 10 दिन का बैगलेस पीरियड होगा। ठीक है, सबके लिए होगा, 6 से लेकर 12 तक होगा। वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, एनसीएफएससी, ये इसको फ्रेमवर्क बनाएगी, डिज़ाइन बनाएगी। एनसीएफएससी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, हर एक फुल फॉर्म हमें याद रखनी है। एनसीएफएससी क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ये हर साल, मतलब हर साल नहीं, हर 5 से 10 साल के बाद ये क्या करेगी? अपडेट करेगी और बनाएगी किसको? फ्रेमवर्क को। पर इम्प्लीमेंट कौन करेगी? एनसीईआरटी इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, असेसमेंट के एस्पेक्ट में देखते हैं असेसमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए। प्रोग्रेस कार्ड जो भी स्टूडेंट के इशू किए जाएंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट के ऊपर, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए प्रोग्रेस कार्ड एसेस किए जाएंगे। ठीक है, विच इज़ कम्युनिकेटेड बाय स्कूल्स टू पेरेंट्स, स्कूल वाले पेरेंट्स को देते हैं रिपोर्ट कार्ड, उसी को बोला गया प्रोग्रेस कार्ड है। ठीक है, ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए होते हैं। इनको दोबारा से डिज़ाइन करेगी स्टेट या यूनियन टेरिटरी। किसकी गाइडेंस में? नेशनल असेसमेंट सेंटर की गाइडेंस में, एनसीईआरटी की गाइडेंस में, और स्टेट लेवल पे जो एससीईआरटी हैं उनकी गाइडलाइन में क्या बनाए जाएंगे? प्रोग्रेस कार्ड बनाए जाएंगे, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट के को दिखाएंगे और पेरेंट्स को दिए जाएंगे। ये प्रोग्रेस कार्ड कैसे होंगे? ये किसको इंक्लूड करेंगे? 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट दिखाएंगे बच्चे की। तो ये ऐसा पूछा जाता है कि किस तरह के प्रोग्रेस कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे, तो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होंगे, जो बच्चे की प्रोग्रेस भी बताएंगे, किस किस एस्पेक्ट में बताएंगे, कोग्निटिव एस्पेक्ट में भी, अफेक्टिव एस्पेक्ट में भी, और साइकोमोटर डोमेन में भी। इसमें बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी करेगा, पीयर असेसमेंट भी होगी, और बच्चे की क्या प्रोग्रेस हुई है प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड में, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, क्विजेस में, रोल प्ले में, ग्रुप वर्क में, और पोर्टफोलियोज में, वो सारी इसमें इंक्लूडेड होगी। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होंगे ये।
ठीक है, जो एक इम्पोर्टेंट लिंक बनाएंगे होम में और स्कूल में, जो किसने कैंपेन किया है, पेरेंट्स ने और टीचर की मीटिंग के थ्रू कैंपेन किया जाएगा। द प्रोग्रेस कार्ड विल ऑल्सो प्रोवाइड टीचर एंड पेरेंट्स एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं हर एक बच्चे को इन द क्लासरूम एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। बोर्ड एग्जाम होंगे क्लास 10 और 12 के लिए, ठीक है। द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी रिफॉर्म किया जाएगा, और जो भी, क्योंकि एलिमिनेट करना है हमें, किसको करना है, कोचिंग क्लासेस को एलिमिनेट करना है। तो इसकी कोचिंग क्लासेस के हार्मफुल इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम इस तरह से रीडिज़ाइन किए जाएंगे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को एनकरेज किया जा सके, ठीक है। और स्टूडेंट जितने सब्जेक्ट्स चूज़ करना चाहे बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए उतने चूज़ कर सके अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। हाई स्टेक जो बोर्ड एग्ज़ाम्स का होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलो किया जाएगा कि वो बोर्ड एग्ज़ाम को 2 बार दे सकेंगे ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर। एक बार तो वो किसी भी स्कूल ईयर के टाइम पे, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ़ डिज़ायर। एक तो मेन एग्जामिनेशन होगा जब वो उस क्लास में होंगे, जैसे 10th में है तो 10th का एग्ज़ाम होगा। एक वो कभी भी अगर इम्प्रूव करने के लिए देना चाहे कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए और मैं दोबारा से देना चाहता हूँ तो जब दे सकेगा। बोर्ड एग्जाम इन सर्टेन सब्जेक्ट कुड बी रीडिज़ाइन, 2 पार्ट्स में रीडिज़ाइन करे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट भी होगा जिसमें क्या होंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन MCQs होंगे, और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होगा, ठीक है। इन गाइडलाइन के थ्रू जो ये एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड एग्जाम में, इनको प्रिपेयर कौन करेगा, NCERT प्रिपेयर करेगी। SCERT के गाइडलाइन पे, कंसल्टेशन पे, बोर्ड ऑफ असेसमेंट की कंसल्टेशन पे, और एक नई नेशनल असेसमेंट सेंटर के कंसल्टेशन पे। ऑल टीचर्स प्रिपेयर फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन इन द असेसमेंट सिस्टम बाय 2022 एंड 23 एकेडमिक सेशन। किसके साथ अलाइन करके, NCFSC के साथ अलाइन करके। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल एग्जामिनेशन देंगे तीसरी क्लास में, 5th क्लास में, 8th क्लास में, और इनको कौन एग्जामाइन करेगा, स्कूल लेवल पे करे जाएंगे ये, ठीक है। और ये क्या, हायर ऑर्डर स्किल्स चेक करेंगे बच्चों की, रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चे अपनी एप्लीकेशन, अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं ये देखा जाएगा, ठीक है। और ग्रेड 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी को चेक किया जाएगा, उनके फाउंडेशनल स्किल्स को चेक किया जाएगा। एक हमारा परख प्रपोज किया जाएगा। परख क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर है ये, जिसका फुल फॉर्म भी पूछी जाती है बहुत बार, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, किसके अंडर है, MHRD के अंडर है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगी जो भी हमारा स्टैंडर्ड का गाइडलाइन का है स्टूडेंट की असेसमेंट के लिए और इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। गाइडिंग द स्टेट अचीवमेंट सर्वे को गाइड करेगी SAS को, और नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS को गाइड करेगी, और मॉनिटर करेगी अचीवमेंट किसकी, लर्निंग आउटकम्स की, जो भी कंट्री में स्टेट लेवल पे या सेंटर लेवल पे हुए हैं, ठीक है। और एक NTA जो है, NTA क्या करेगी, एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए, ठीक है। द हायर क्वालिटी रेंज एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ NTA टेस्टिंग सर्विस विल अनेबल मोस्ट यूनिवर्सिटी कि वो इन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के मार्क्स का यूज़ कर सकती है अपने एडमिशन्स लेने के लिए, बट ये यूनिवर्सिटी पे है और कॉलेजेस के ऊपर है कि वो NTA के स्कोर्स को यूज़ कर रही है असेसमेंट के लिए या नहीं कर रही है, ठीक है। इतना ही हम आज डिस्कस करेंगे। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, क्योंकि हम थोरोली डीपली डिस्कस कर रहे हैं अलोंग विद क्वेश्चंस, और मेरे गले में भी दर्द हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, अदरवाइज़ मैं पूरी ही PDF यहाँ पे कंप्लीट करती। हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8 स्टूडेंट विल टेक ए कोर्स डेट प्रोवाइड। ऐसा कोर्स लेंगे बच्चे जो क्या प्रोवाइड करेगा, बच्चों को क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे एक सर्वे, हैंड ऑन एक्सपीरियंस फॉर वोकेशनल crafts. The vocational crafts mentioned in NEP 2020 includes all except जो vocational craft हैं NEP 2020 में जो इंक्लूड किए गए हैं उनमें इन सब में से सारे आते हैं, बस एक नहीं आता। क्या नहीं आता, हमारा क्या नहीं आता, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही नहीं आती, बाकी सारे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
द वोकेशनल कोर्स फॉर ग्रेड 6 to 8 विल बी डिज़ाइन बाय, कौन डिज़ाइन करेगा, NCERT डिज़ाइन करेगी। स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6 to 8 विल पार्टिसिपेट इन, किस में पार्टिसिपेट करेंगे, 10 दिन के बैगलेस पीरियड में पार्टिसिपेट करेंगे। ड्यूरिंग द बैगलेस पीरियड स्टूडेंट विल इंटर्न विद, किसके साथ इंटर्न करेंगे, लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट के साथ, जैसे कारपेंटर, गार्डनर, पोर्टर्स, आर्टिसंस, ठीक है, इन सब के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे। इंटर्नशिप्स एंड बैकलेस पीरियड विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड, कौन सी ग्रेड के लिए होंगे ये, 6 to 12 ग्रेड के लिए होंगे, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए होंगे। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 वोकेशनल एक्सपोजर शुड इंक्लूड, वोकेशनल एक्सपोजर में क्विज भी होने चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए, वोकेशनल क्राफ्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए। चिल्ड्रन विल बी प्रोवाइडेड एक्सपोजर टू एक्टिविटी आउटसाइड स्कूल थ्रू विजिट टू, किस में विजिट करवा के, आउटसाइड द स्कूल एक्टिविटी में बच्चों को एक्सपोजर दिया जा सकता है। प्लेसेस ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड टूरिस्ट इंपॉर्टेंस के प्लेसेस पे बच्चों को विजिट करा के। NEP इंकरेजेस स्टूडेंट टू मीट, क्या मीट करने के लिए, लोकल आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन। एक्सपोजर विजिट्स विल also include higher educational institution located in the same, एक्सपोजर विजिट विल ऑल्सो इंक्लूड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो किस में लोकेटेड होते हैं, विलेजेस में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में। ये सारा हमने पढ़ा है, उसी से ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। NEP 2020 स्टेट करती है डेट नॉलेज ऑफ इंडिया विल इंक्लूड, क्या होनी चाहिए, एशियन मॉडर्न इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस की क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हाईलाइटेड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ये हम कर चुके हैं, इसमें स्वच्छता है, अहिंसा है, एग्रेशन है, जस्टिस है, इसमें क्या है, एग्रेशन नहीं है, जस्टिस, अहिंसा और स्वच्छता पे हम बच्चों में ये वैल्यूज़ डालना चाहते हैं। स्टूडेंट विल लर्न अबाउट मेकिंग एथिकल डिसीजन विद ए व्यू ऑफ कंडक्टिंग लाइफ थ्रू, लाइफ को कंडक्ट करेंगे बच्चे, ठीक है, और उनके अंदर हम एक एथिकल डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो किसके थ्रू सीखेंगे, कौन से व्यू के थ्रू, मल्टीपल पर्सपेक्टिव के थ्रू। ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ एम्फेसाइज्ड इन NEP इंक्लूड, कौन कौन सी ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ हैं जिस पे NEP एम्फेसाइज करती है, टॉलरेंस पे, ऑनेस्टी पे, कोर्टसे पे और कंपैशन पे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड्स एंड हेल्थ अवेयरनेस विल बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ, फर्स्ट एड में और हेल्थ अवेयरनेस में ट्रेनिंग देना बच्चों को, इनमें से किस में इंक्लूड किया जाएगा, जनरल क्यूरिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा, कोई सेपरेट क्यूरिकुलम एक्टिविटी यहाँ पे नहीं बोली जाएगी। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, क्या होना चाहिए प्राइमरी पर्पस असेसमेंट का, डायग्नोज करना लर्निंग गैप्स और लर्निंग को इम्प्रूव करना। NEP 2020 क्या रिकमेंड्स करती है, शिफ्टिंग असेसमेंट फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू competency based assessment. Assessment in NEP 2020 focuses on developing critical thinking, creativity and problem solving capability. The new assessment reform under NEP 2020 क्या इंक्लूड करता है, कंडक्टिंग फ्रीक्वेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि बार बार हमें रेमेडियल टीचिंग देनी है, गैप को फिल करना है, ठीक है। द स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट क्या फॉर्म करेगा, एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड फॉर्म करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विल इंक्लूड 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट इसमें इंक्लूड होगी। द मेजर चेंज इन एग्जाम्स एज पर NEP 2020 इज क्या है, बोर्ड एग्जाम विल टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसी नॉट रोट learning. Next, the NEP 2020 suggests that board exam should be conducted twice a year. एक तो मेन एग्जाम होगा, एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा। अंडर NEP 2020 असेसमेंट विल एम्फेसाइज, किस पे एम्फेसाइज करेंगे, क्वालिटेटिव फीडबैक प्रमोटिंग ग्रोथ पे। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन NEP 2020 आर मींट फॉर कॉन्टिन्यूस लर्निंग इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है। NEP 2020 प्रपोजेस क्रिएशन ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर, कौन सा नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख विल बी रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टैंडर्डाइजिंग असेसमेंट अक्रॉस द कंट्री। NEP 2020 रिकमेंड्स रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ बोर्ड एग्जाम बाय ऑफरिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, की चॉइस ऑफर करके बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस रिड्यूस कर सकता है और बच्चा जितने सब्जेक्ट्स में चाहे उतने में वो बोर्ड एग्जाम दे सकता है। NEP 2020 इंकरेजेस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन असेसमेंट थ्रू एडेप्टिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल के थ्रू, AI टूल्स का यूज़ भी करने लग जाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट केस स्टडी क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, होट्स क्वेश्चंस, बट प्योर मेमोराइजेशन बेस पे नहीं फोकस करती, रोट मेमोराइजेशन पे NEP 2020 फोकस नहीं करती है। टू रिड्यूस कोचिंग कल्चर, NEP 2020 क्या रिकमेंड करती है, लाइट वेट और स्किल बेस्ड असेसमेंट पे फोकस करती है। असेसमेंट्स विल हेल्प
Identify each learner's strength, interest, or needs. NEP 2020 aims to move towards assessment that are low stake assessment and informative assessment. Which of the following is a key feature of the new school assessment framework? 360-degree report with self and peer reviews. NEP 2020 promotes flexibility in assessment by offering, क्या ऑफर करती है? Modular exams.